So, hey, hi everybody. Today we'll do chapter 5 of risk management. ओके चैप्टर 4 तक हमने कर लिया था। अच्छा, चैप्टर 4 के एमसीक्यूज पेंडिंग थे, वो चैप्टर 5 के साथ हम लोग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ चैप्टर 5 में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिस्क रिस्पॉन्स पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखने आए ऐसे एक स्टडी मैट में, तो रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या आता है। रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर आता है रिस्क एपेटाइट। रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर आता है रिस्क एपेटाइट पहला, दूसरा रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक, कंट्रोलिंग रिस्क एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है, रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क एपेटाइट क्या होता है ना कि रिस्क एपेटाइट रेफर्स टू द लेवल ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब इतना तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है लेवल ऑफ रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इज विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाइल परसुइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यह है रिस्क एपेटाइट वर्सेस रिस्क टॉलरेंस। तो इसके लिए तीन डेफिनेशन प्रोवाइड किए। एक आईएसओ गाइड 73, आईएसओ 31000, एक ये BS 31100 2008 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तीन दिए हुए हैं, तो अपने लोग यहाँ अपने PDF से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि पहले रिस्क एपेटाइट वर्सेस रिस्क टॉलरेंस, तो हम लोग सबसे पहले रिस्क एपेटाइट पढ़ेंगे। रिस्क एपेटाइट का डेफिनेशन ये लोग क्या दिया है, दैट अमाउंट एंड टाइप ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू परस्यू और रिटेन, है ना। और यहाँ पे है द अमाउंट ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड टू सीक एक्सेप्ट और टॉलरेट। इसको कैसे याद करोगे ना, देखो जहाँ BS करके आया ना, तो हम लोग ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं। जैसे अगर BS आया तो BS से क्या, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो जहाँ प्रिपेयर टू सीक और एक्सेप्ट लिखा होगा उसको उससे याद कर लो कि यहाँ प्रिपेयर टू सीक है, वो ये इसके तरफ से डेफिनेशन है। रिस्क एपेटाइट उसके अलावा अगर अमाउंट ऑफ टाइप रिस्क ऐसे करके आए तो वो ये हो जाएगा परस्यू और रिटेन, तो वो हो जाएगा रिस्क एपेटाइट किसके तरफ से, ISO 73, ISO 31000 याद हो जाए। और इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये तो सिंपल ही है, ये तो याद रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, दैट रिस्क एपेटाइट इज टोटल एक्सपोज्ड अमाउंट। जो बड़ा करके डेफिनेशन होगा वो रिस्क मैनेजमेंट ने दिया। दो छोटे छोटे डेफिनेशन है जिसके अंदर मैंने मेमोरी टेक्निक बताई। अब रिस्क एपेटाइट इज द टोटल एक्सपोज्ड अमाउंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन wishes to undertake on the basis of risk return trade offs for one or more desired expected outcomes। ओके, तो ये जो तीन तरफ से डेफिनेशन था वो हमने देखा। नाउ कम टू रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस की डेफिनेशन देखनी है, तो जो ISO का गाइडलाइन 31000 इसके तरफ से क्या है, दैट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स readiness to bear the risk after risk treatment in order to achieve objective। risk tolerance का हुआ। एंड ये सेकंड जो है BS 31100 द ऑर्गेनाइजेशन readiness to bear the risk after risk treatment in order to achieve its objective। यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे है द ऑर्गेनाइजेशंस रेडीनेस टू बियर द रिस्क। ओके, यहाँ गया ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये रिस्क टॉलरेंस इसने एक डेफिनेशन दी, इसने ये डेफिनेशन दी। अब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में क्या डेफिनेशन दी है, रिस्क टॉलरेंस is the amount of uncertainty an organization is prepared to accept in total or more narrowly within a certain business unit, a particular risk category or specific initiatives। ठीक है, ये हो गया। ना की डिफरेंस क्या है, एपेटाइट जो होता है ब्रॉड विलिंगनेस होता है, ब्रॉड विलिंगनेस, एंड टॉलरेंस होता है एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड।
सो नाउ डिफरेंसेस। तो अपने लोग डिफरेंसेस में देख रहे थे ना कि ये रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस के बीच, तो एक तो डेफिनेशन का रेफरेंस था। उसके बाद यहाँ देखो नेचर, या क्या बोला ना कि रिस्क एपेटाइट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू लिव विथ और रिटेन और विलिंग टू एक्सेप्ट परसुइंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लेकिन रिस्क टॉलरेंस जो है मुझे स्पेसिफिक मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल beyond which an organization, that is acceptance of outcome of risk had been occurred। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलता है ना, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल ऑफ लेवल ऑफ रिस्क, ये डायरेक्ट एग्जैक्ट टर्म में बोलता है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो होगा नहीं। देखो रिस्क एपेटाइट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है, बट जो रिस्क टॉलरेंस है ना वो तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही आएगा, क्वांटिटेटिव टर्म्स ओनली, एंड हेंस कैन बी मॉनिटर हो सकता है रिलेटिवली इजी मैनर में। ठीक है, ये वही एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल आया, रेंज ऑफ आउटकम्स। और ये हो गया कि जो रिस्क एपेटाइट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिस्क टॉलरेंस जो होता है वो रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म एंड कैन बी चेंज्ड ड्यू टू डिफरेंट डायनेमिक्स। ओके, ये हो गया अपना। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रिस्क एपेटाइट, तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सा है, जैसे अगर बैंकिंग में है तो हायर एपेटाइट होगा, मेच्योर इंडस्ट्रीज है तो लोअर होगा। नाउ स्टेजेस, अगर न्यू स्टेज ऑफ इंडस्ट्री में है तो हायर एपेटाइट, अभी नया नया इंडस्ट्री में आया है तो हायर एपेटाइट, और स्टैब्लिश्ड है तो कंजर्वेटिव। ओके, नाउ कम टू स्टेजेस ऑफ कंपनी, अगर स्टार्टअप है ग्रोथ पोटेंशियल है तो हायर एपेटाइट रख सकते हैं, लेकिन अगर मेच्योर है तो स्टेबल एंड लो। सेम नेचर ऑब्जेक्टिव क्या, अग्रेसिव परस्यूट करना है मतलब हायर रिस्क हाई रिटर्न, ये सब हम लोग देखते हैं तो फिर हाई यहाँ हाई एपेटाइट हो जाएगा, और कंजर्वेटिव परस्यू है तो लोअर एपेटाइट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हायर रिसोर्सेज तो higher risk appetite. Now come to the role of risk appetite in risk management. तो सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ रिस्क कल्चर। तो ये क्या बोल रहा है ना कि रिस्क एपेटाइट जो होता है वो सेट करता है टोन फॉर द होल कंपनी। ओके, तो इफ मैनेजमेंट सेज दैट वी आर ओके विद सम रिस्क, then employee also take bold decisions. If management say we avoid risk, employee act very safe. Okay, as example, अगर स्टार्टअप का बोर्ड बोलेगा दैट वी आर ओके विथ टेकिंग हायर रिस्क फॉर ग्रोथ, सो एम्प्लॉयज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट क्विकली, you know these kinds of. The second point is helps identify new risk. So by checking regularly what risk the company can accept it, it become easier to spot new risk coming up. So regular assessment से highlight हो जाता है changes, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ रिस्क एपेटाइट जो है वो सेट किया है मॉडरेट रिस्क के लिए इन टेक्नोलॉजी, है ना, तो जब भी अगर साइबर थ्रेट आया तो इट इज क्विकली आइडेंटिफाइड एज समथिंग टू बी कंसिडर्ड नाउ, है ना। फिर आया फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, तो हम लोगों का प्रायोरिटाइज कर सकते हैं रिस्क बेस्ड ऑन एपेटाइट हाई और मॉडरेट, ये सब के बेसिस पे, है ना। जैसे हाई एपेटाइट एरियाज है तो कंपनी टेक बिगर रिस्क, एंड लो एपेटाइट एरियाज तो कंपनी अवॉइड और कंट्रोल मोर स्ट्रिक्टली, है ना। उसके बाद आया परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में क्या, इट एक्ट्स एज अ बेंचमार्क, मतलब ये बेंचमार्क प्रोवाइड कराता है यूनिट्स और डिवीजन के लिए। जैसे कि it acts as a benchmark to measure how well the company is handling the risk. ओके, परफॉर्मेंस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। एग्जाम्पल कि इफ अ कंपनीज रिस्क एपेटाइट अलाउज 2% ऑफ द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट बट एक्चुअल डिफॉल्ट रेज टू 5%, देन परफॉर्मेंस इज वीक। ओके, नाउ कम टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट बेनिफिट्स। तो वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बैलेंस होना चाहिए ना, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, ये नहीं कि हम लोग रिसोर्सेज जितना मतलब जैसे कि अलाइंस इंटरनल कंट्रोल विद एपेटाइट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प्स बैलेंस बिटवीन टू मच कंट्रोल एंड टू मतलब लेस कंट्रोल, ऐसे, ठीक है। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है।
उसके बाद जैसे कि एग्जांपल देख लो, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग करोड्स ऑन सिक्योरिटी फॉर अ स्मॉल रिस्क, एपेटाइट गाइड्स हाउ मच कंट्रोल इज इनफ। वैल्यू क्रिएशन कैसे करता है? बाय मैचिंग एपेटाइट विद एक्चुअल एक्सपोजर, द कंपनी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो कि इन्वेस्टर फील सेफ इफ कंपनी क्लियरली शोज वी ओनली टेक रिस्क विद इन दीज लिमिट्स एंड वी आर स्टिकिंग टू इट। तो फिर इससे लगेगा स्टेक होल्डर्स को कि ओके, कंपनी एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है। तो मॉनिटरिंग एपेटाइट वर्सेस एक्सपोजर एट स्टेक होल्डर वैल्यू। ओके, yeah, now come to benefits. So what is in the benefit? Better risk management, measured risk, avoidance of intolerable losses. मतलब कि देखो, it helps to the company to understand and manage risk in a better manner में, तो better risk management हो सकता है ये, ऐसे बस मतलब इतना ही करके याद करोगे तो हो जाएगा। Informed decision, informed decision जैसे risk based decision बनाएगा मैनेजमेंट, है ना। नाउ रिस्क रिटर्न बैलेंस, रिसोर्सेज को इस तरह से अलोकेट करेगा दैट कि हमारा ऑप्टिमल रिटर्न आए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, इम्प्रूव ट्रस्ट विद इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर, एजेंसी, स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी आता है। अलाइन विद स्टेक होल्डर्स, बोर्ड, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट ऑन द सेम पेज। जैसे यहाँ पे भी देख लो, इम्प्रूव, इट हेल्प्स इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स। नाउ कम टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट। तो वो जो होना चाहिए, लिंक्ड टू स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मस्ट अलाइन विथ मिशन, विजन, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एंगेज स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान, देखो सीनियर मैनेजमेंट, फाइनेंस, बिजनेस यूनिट का हेड, सब कुछ एंगेज हो, बट बोर्ड है ना, बोर्ड की रोल प्ले करेगा। यहाँ देखो, पहला बोल रहा है इंगेज करेंगे सबको, बट बोर्ड शुड प्ले अ की रोल। डेवलपिंग रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट के टाइम पे हम लोग इंगेज करेंगे सारे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है, रिस्क कैपेसिटी बेस। जो रिस्क एपेटाइट है ना, वो शुड बी लेस देन रिस्क कैपेसिटी, जिससे कि वो सफिशिएंट बफर क्रिएट होके रखें। Board approval. Risk appetite statement should be approved by board and then articulated to the lower level of management. क्वालिटेटिव भी होना चाहिए वो, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो अप्रूवल है, यहाँ गया देख, it though it could be linked with other strategic objectives of organization and should be adequately supported specific case. Quantitative and qualitative statement against each type of risk. Quantitative statement should be observable and qualitative observable, quantitative is measurable threshold. Okay, एंड देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, कॉमन लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, मॉनिटर एंड रिव्यू तो करेंगे, पीरियडिकली चेंज एंड अपडेटेड। ओके, नाउ कंक्लूजन, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टॉलरेंस इज ग्रैनुलर विथ वाइल एपेटाइट इज ब्रॉड, ये हम लोग पढ़े, ये एग्जैक्ट बोलता है, ये ब्रॉड है। शुड अलाइन विद ऑब्जेक्टिव एंड कल्चर, डायनेमिक हो गया, changes with environment, strategy, and appetite. Okay, now come to risk treatment techniques. There are 4 T's for the risk treatment techniques. Definition होता है risk treatment technique: choosing and implementing control measures to reduce and alter risk. Cost effectiveness, balance between cost of control and benefit of reduced risk. ओके, टी से, फर्स्ट टी से टॉलरेट, ट्रांसफर, टर्मिनेट, ट्रीट। कितना हम लोग एक्सेप्ट और टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, इम्पैक्ट लो है तो, ठीक है। ट्रांसफर सपोर्टेड बाय कंटिजेंसीज प्लान, ठीक है। ट्रांसफर में आया कि थर्ड पार्टी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, जैसे इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर के बाद आया टर्मिनेट, स्टॉप द एक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर इफ रिस्क इज टू हाई, तो हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। जैसे लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट ड्रॉप्ड ड्यू टू लीगल रिस्क, है ना, तो टर्मिनेट ही कर देंगे। एंड लास्ट में ट्रीट, मोस्ट कॉमन, कीप एक्टिविटी बट रिड्यूस थ्रू इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, तो ये ट्रीटमेंट हो गया।
तो टॉलरेट बर्दाश्त करो, ट्रांसफर कर दो, टर्मिनेट कर दो एंड ट्रीट करो। ये हो गया हमारा रिस्क ट्रीटमेंट, 4 T's। कंट्रोलिंग रिस्क, कंट्रोलिंग रिस्क में क्या आया ना, implementing strategies to assess potential loss and reduce eliminate risk। ओके, दिस इज कंट्रोलिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी लेकर के आता है। रिलेशन क्या है, रिस्क कंट्रोल इज इक्वल टू सबसेट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्टेट। रिस्क कंट्रोल जो होता है वो सबसेट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों का जो ऑपरेशनल स्टेप होता है कि अब रिस्क कंट्रोल करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज ब्रॉड टर्म्स, तो उधर आता है रिस्क कंट्रोल ऑल्सो। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल एक, यहाँ देखो, रिस्क कंट्रोल सर्विंग एज इंटरनल कंट्रोल स्ट्रैटेजी, इट्स कोर फोकस लाइज इन प्रिवेंटिंग लॉसेस। ये कंट्रोल्स जो है वो जो होता है ना, एक ऑपरेशनल प्रोसेस होता है एक तरह से। अभी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंटायर प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, मिटिगेट एंड मॉनिटर। बट जो रिस्क कंट्रोल है वो क्या है, स्पेसिफिक एक्शन है, जैसे कि इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ओके, steps in controlling risk, that risk identifications, spot risk using data, brainstorming, expert consultations। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे, स्पॉट रिस्क यूजिंग डेटा, स्पॉट करेंगे रिस्क को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, इवैल्यूएट इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड, प्रायोरिटाइज क्रिटिकल वंस, मिटिगेटिंग प्लानिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स, इंश्योरेंस कंटिजेंसीज। मॉनिटर कर सकते हैं ऑनगोइंग ट्रैकिंग एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग रिस्क, और क्या क्या रिस्क उसमें साथ में इमर्ज हो रहा है, मॉनिटरिंग करेंगे। फिर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स एंड असाइन रोल्स। ट्रांसफर, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, डाइवर्सिफिकेशन में क्या स्प्रेड कर देंगे, फिनेंशियल पोर्टफोलियो, सप्लायर्स एंड जियोग्राफीज। सिनेरियो प्लानिंग, prepare multiple possible outcomes, we studied in chapter 4, that scenario planning। so scenario planning कर सकते हैं, continuous improvement, learn from past, update plans, crisis management, define teams, recovery strategies and communication protocols। okay, so communication protocols, crisis management। सो नाउ विल सी कंटिजेंसी प्लानिंग। तो कंटिजेंसी प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, प्रिपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू डील विथ डिस्ट्रप्शन, क्राइसिस, इन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। तो कंटिजेंसी प्लानिंग का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, स्पॉट करेंगे रिस्क को, लाइक डिजास्टर, टेक फेलियर्स, सप्लाई चेन इश्यूज। फिर क्रिटिकल एसेट आइडेंटिफिकेशन, दीज आर द एलिमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी इसेंशियल है फॉर इट्स ऑपरेशन, एंड अगर वो डिस्टर्ब हो गया देन कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ओके, impact analysis, now come to impact analysis, measure potential consequences। मतलब potential consequences क्या हो सकते हैं, impact उसकी वजह से पोटेंशियल और फेलियर और डिस्ट्रप्शंस जो भी है, ठीक है, इसकी वजह से, इस डिस्ट्रप्शन की वजह से हमारा इम्पैक्ट में क्या हो सकता है, फिनेंशियल लॉस क्या हो सकता है, ऑपरेशनल क्या हो सकता है, रेप्यूटेशनल लॉस क्या हो सकता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिस्क टू रिड्यूस पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन बाय 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 रिडंडेंसी, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने लोग यहाँ पे देखे थे ना क्या क्या हो सकता है, डिजास्टर, टेक्निकल फेलियर्स, ये सब की वजह से। तो रिडंडेंसी कर सकते हैं, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं। कंटिजेंसी टीम, एक प्रॉपर टीम बना देंगे
इस कंटिंजेंसी के लिए क्रॉस डिपार्टमेंटल ग्रुप, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा, वो प्लान डेवलप करेगा, सिनेरियो एनालिसिस, मल्टीपल सिनेरियो स्पेसिफिक करेगा, फिर कम्युनिकेट करेगा, डिफाइन इंफॉर्मेशन फ्लो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, एंड टेस्ट करेंगे ड्रिल्स टू आइडेंटिफाई वीकनेस इन प्लान। ओके, सो जैसे कि ड्रिल्स करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो प्लान बना है उसके अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है। ओके, उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, स्टाफ, फंड, इक्विपमेंट एंड एग्जीक्यूशंस। ओके, एलोकेशन तो सिंपल जैसे रहता है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में क्या है? ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में इंश्योर करेगा एम्प्लॉयज नो देयर रोल्स, इंश्योर एम्प्लॉयज नो देयर रोल्स। Continuous improvement, update with business environmental changes, कंटिन्यूअस उसको अपडेट करते रहना है, जो प्लान है अपडेट करेंगे एज एनवायरनमेंट और बिजनेस में जो चेंजेस आ रहा है। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशंस, वर्क विद सप्लायर्स, रेगुलेटर्स, इमरजेंसी सर्विसेज। फिर लीगल कंप्लायंस, मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, इंडस्ट्री रूल्स, डेटा एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। As per DAS, risk appetite means the amount and type of risk that an organization is willing to pursue or retain. तो as per dash risk appetite means, तो हम लोगों को क्या ना, रिस्क एपेटाइट में हम लोग पढ़े थे, अगर जो इस वाले का जो डेफिनेशन था वो कुछ ऐसे था ना, दैट प्रिपेयर करके आ रहा था, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट है। तो ये जो छोटा वाला डेफिनेशन है और इसमें प्रिपेयर कहीं आ नहीं रहा है, मतलब ये आईएसओ वाला है। तो पहला हो गया। दूसरा, एज पर डैश रिस्क एपेटाइट मीन्स एंड टाइप ऑफ रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड टू सीक, आया ना, तो ये बैलेंस शीट हो गया। फिर आया एज पर डैश रिस्क टॉलरेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बड़ा वाला जो डेफिनेशन है वो इंस्टीट्यूट वाला है। रिस्क मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस का क्या फीचर नहीं है? तो जनरली अपने लोग सब यहाँ से एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, कैन बी, तो नॉट पूछ रहा है, नहीं है, तो ये तो हम लोगों को क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही मेजरमेंट के साथ रिस्क टॉलरेंस होता है। कैन बी मॉनिटर रिलेटिवली इजी मैनर, ये अपने लोग पढ़े थे, इजी होता है, इजी मैनर मॉनिटरिंग, एंड कैन ऑल्सो मेजर एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल रेंज ऑफ आउटकम्स। तो क्या नहीं है? ये नहीं है। जनरली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये हमारा रिस्क टॉलरेंस नहीं है, ये हमारा रिस्क एपेटाइट है। यहाँ देखो, ये रहा। यहाँ एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल किसके लिए है? टॉलरेंस के लिए है। और यहाँ ऑन द अदर हैंड टॉलरेंस क्वांटिटेटिव टर्म में ही होना चाहिए, बट ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आया क्या? थर्ड, थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ में क्या है? इफ इट इज अ न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री में तो हाई हाई रिस्क एपेटाइट होगा, और अगर मैच्योर है तो लो, लो। तो ये हो गया। So that's how this five chapter 5 का MCQ complete. Now come to chapter 4 का MCQ, which we forgot to cover in last video. So here, one of the best ways to identify risk by flow charting the key business process and thereafter undertaking dash what can go wrong assertions, what can go wrong exercise. तो यहाँ पे रिस्क का फर्स्ट में यहाँ देखो, yes, one of the best way to identify risk flow chart process is what can go wrong exercise. Okay, उसके बाद risk that happen more than once a year in the industry is likelihood scale falls in the level more than once in a year, more than likelihood scale, likely about once a year, once in 10 year, तो likelihood and very likely happens more than once in a year, तो 4।
तो लाइक्लीहुड का स्केल में ये आएगा 4। ठीक है। रिस्क दैट हैपेंस एवरी 10 years, तो अभी हम लोग देखें 2000 में, विच आर द फॉलोइंग रिस्क नीड्स टू करेक्टिव एक्शंस विद इन 1 week, विद इन 1 week, 1 week में कौन सा आएगा यहाँ करेक्टिव एक्शंस? तो 1 to 4 नॉट अर्जेंट, 4 to 8 मॉडरेट, 1 to 2 months, वन एक्शन विद इन 1 week इज 8 to 12, so it will come 8 to 12, 8 to 12. And which of the following risk quantification tool was originally developed by Rand Corporation? Delphi, यहाँ देखो Delphi, here Carlo, yes, developed by Rand Corporation's Delphi approach. So it completes the lecture. So it completes chapter 4 and chapter 5 also. So if you find it helpful, if you find it helpful, just like, share, subscribe, and thanks for watching.